नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। जैसा कि पूर्व विदित है कि आज से हमने सेकंड ग्रेड और रीट मेंस दोनों की जो है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्लासेस करने का फैसला लिया था। और वो फैसला जो है वो हम अब एकदम कहते हैं ना कि इसे अमली जामा पहनाने का समय भी आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए आप सेकंड ग्रेड और रीट मेंस, इसमें आपको संपूर्ण जो व्याकरण है वो मिलेगी और साथ में वस्तुनिष्ठ हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन प्लस मैं व्याख्या भी करूंगा, जिससे क्या है कि आपका पढ़ा हुआ एक तरह से रिवाइज होगा। तो पहला टॉपिक अपना रहेगा वर्णमाला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन दिया है पहला। उससे पहले आप सभी से, जैसा मैंने कहा था कि आप 2 मिनट मुझे दोगे और ज्यादा से ज्यादा स्टेटस और शेयर करोगे। देखो एट प्रेजेंट आज भी यूं मान लीजिए कि अभी तक भी थोड़ा बुखार जो है ना वो बड़ा परेशान कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि नहीं यार आज आज क्लास, लेकिन अब चूंकि कई बार होता है ना वादों के लिए काम करना पड़ता है, तो ये आपसे जो वादा था कि अब आज से क्लास विधिवत स्टार्ट करेंगे तो करनी ही थी। तो आप लोग भी थोड़ा इस बात को समझें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपकी जो संख्या है वो मनोबल बढ़ाएगी। और निश्चित रूप से मैं अभी 2-3 दिन ग्रामर की ले रहा हूं, उसके बाद मैं साहित्य की भी क्लासेस एक दिन छोड़ के एक दिन साहित्य की स्टार्ट करूंगा। तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। सेकंड ग्रेड और रीट मेंस दोनों की जो सिलेबस है मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो आपको कमेंट में स्पीड से चलने चाहिए। देखो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 7, 8, 10, 11। तो हम बताएंगे 11 और आप बताओगे 11, क्योंकि होते ही कितने 11। कुछ जगह कितने माने जाते हैं 10, लेकिन वो क्या है, गलत है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? सर ये क्या क्वेश्चन लेकर आए हो? ये तो सबको पता है 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन अभी तक देखते जाइए, हम शिक्षण विधियों में कहते हैं ना सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। क्यों क्यों दिया ये प्रश्न? देखिए यहां पर कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कंफ्यूज हो। रीजन देखिए, हिंदी में हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हम बात करते हैं 44 है। लेकिन हम बात करते हैं जब वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्णों की बात करते हैं तो हम 52 करते हैं। जब 44 का डिवाइडेशन होता है तो 33 और प्लस 11 ये होता है। जब 52 का डिवाइडेशन होता है तो 39 प्लस 13 ये डिवाइडेशन होता है। तो अब यहाँ पे ये वर्णमाला शब्द भी दिया है मैंने और यहाँ पे 33 दिया है, ऑप्शन में 39 दिया ही नहीं। अगर 39 होता तो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन होता ही होता। इसलिए ये प्रश्न जो सरल आपको दिखाई दे रहे हैं वो सरल नहीं है, बल्कि गलती करवाने के लिए पर्याप्त है। आगे चलिए, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो इसमें एक ऑप्शन म, च, ट, त। तो यहां पे नासिक्य व्यंजन कौन सा है? म है। और हम जानते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर अनुस्वार नासिका, अर्थात हर वर्ग का पांचवा अक्षर और अनुस्वार ये क्या होते हैं? नासिक्य व्यंजन होते हैं। लास्ट में काउंट करनी पड़ेगी आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उच्छिप्त वर्ण कौन से हैं? उच्छिप्त जिसका अर्थ होता है ताड़न जात, होता है क्या ताड़न जात? उच्छिप्त या उच्छिप्त को ताड़न जात कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ व्यंजन। जब उच्छिप्त बोलते हैं हम, जब वर्ण बोलते हैं तो ड़ ढ़ ढ़ ढ ढ़ ढ, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ड़ ढ, बी द ध, सी ब भ या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ड़ और ढ। देखिए आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी दिया होगा और आपको पता भी होगा कि सरल प्रश्नों ने ज्यादा है ना, हैप्पी बर्थडे किया है अपना, है ना। अलीजीवा व्यंजन कौन सा है? तो हम जानते हैं कि नाभिक्य और अलीजीवा और काकल्य तीनों एक ही होते हैं। अलीजीवा संस्कृत वाले नाभिक्य कहते हैं कि भाई कौन सा वर्ण नाभिक्य होता है, तो अब तक तो आपने आंसर दे भी दिया होगा ह। संस्कृत के जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि ह जो है नाभिक्य होता है, क्योंकि उनका मानना है कि नाभि से जो है ह निकलता है। अपने का क्या मानते हैं, या तो अलीजीवा मानते हैं या फिर हम इसके क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। उसके बाद आप देखिए, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद कितने हैं? तो श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण, दो प्रकार के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। और महाप्राण जो होते हैं उसकी ट्रिक आपको बता रखी है, तिचोपांत स्वरा सघोषा, तिचोपांत स्वरा सघोषा, अर्थात हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ ह और सारे स्वर ये क्या है, सघोष व्यंजन है। तिचोपांत स्वरा सघोषा, तिचोपांत स्वरा सघोषा। ये अच्छा सर, ये तो मैं सघोष की बताने लग गया है ना, ये तो मैं सघोष की बताने लगी, ये सघोष की, सॉरी, ये तो है सघोष की। इसकी तो ट्रिक है, वो पहले हमेशा वही याद आती है, द्विचय ऊष्म महाप्राण, द्विचय ऊष्म महाप्राण, अर्थात हर वर्ग का दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। और सघोष और अघोष में से अगर आपको भेद करना हो कि कौन से सघोष हैं और कौन से अघोष हैं, तो आप एक चीज याद रखो, ये सघोष है, तिचोपांत स्वरा सघोषा। महाप्राण कौन सा है, द्विचय ऊष्म महाप्राण है। तो अल्प प्राण कौन सा है, 135 अंत स्वरा अल्प प्राण है। अगर अल्प प्राण की पूछे ना तो 135 यानी पहला तीसरा पांचवा, 135 अंत यानी अंतस व्यंजन स्वरा अल्प प्राण। अल्प प्राण की कौन सी हो जाएगी, एक तो 135 अंत स्वरा अल्प प्राण है। महाप्राण की कौन सी हो जाएगी, द्विचय ऊष्म महाप्राण है। और सघोष की कौन सी हो जाएगी, तिचोपांत स्वरा सघोषा। तो ये सारी ट्रिक है। तो श्वास वायु के आधार पर, ठीक है, कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। और घोष गूंज, ठीक है, घोष गूंज या ध्वनि के आधार पर जो कितने होते हैं वो भी दो ही होते हैं, सघोष और अघोष। तो ये है सघोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण। उसके बाद आप देखिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ यानी अंतस्थल वाली ध्वनियां, देखिए आप जानते हैं य र ल और य उपयुक्त सभी, बताइए कौन सी अंतस्थ। तो आप जानते हैं य र ल और व ये सारी अंतस्थ हैं, लेकिन साथ ही अगर इनका सही क्रम पूछे तो य व र ल ये इनका जो है वो सही क्रम रहेगा, ये इनका क्या रहेगा, सही क्रम रहेगा, ठीक है। तो इसके राइट आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है। अब चूंकि अब आप अंतस्थ पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं तो इसमें इजी हो जाएगा, वह है, यह है, र है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अ हो जाएगा। सर इतने सरल, देखिए आगे टफ क्वेश्चन भी आएंगे, धीरज रखिए, थोड़ा थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, अब शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या ढ उच्छिप्त वर्ण है या नहीं है, तो बोला सर लग तो रहा है। क्या म स्पर्श व्यंजन है या नहीं है, बोला लग तो रहा है। क्या ह अल्प प्राण व्यंजन है या नहीं है, अल्प प्राण कौन से होते हैं, 135 अंत स्वरा अल्प प्राण। और ह क्या होता है, ह होता है ऊष्म, ह होता है ऊष्म, स संघर्ष व्यंजन है, तो ये तो होता है, ये होता है, ये होता है, ह जो है ऊष्म व्यंजन होता है। और अल्प प्राण की ट्रिक क्या होती है, 135 अंत स्वरा अल्प प्राण। तो इसका मतलब इसमें कहीं पर भी ह का उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा कथन सही नहीं है, वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, अकय विसर्ग कंठाराम ईचु यसा नाम तालु ऋट ऋषाणाम मूर्धा तुलसी राम दंता उपनाम ओष्ठो ए दे तो कंठ तालु ओ दे तो कंठोष्ठ, कौन सा हो जाएगा, ओ दे तो कंठोष्ठ है। ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो क्या है, कंठ तालु, और ओ दे तो क्या है, कंठोष्ठ है। और उपनामो क्या है, ओष्ठो है, ये ओष्ठ है, ये कंठोष्ठ है, ये कंठ तालु है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 50 क्वेश्चन करवाने तो मुझे थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी जहां जो व्याख्या करनी है वो जरूर करूंगा। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अक्सर क्या होता है पेपर में हम लोग ना ये गलत असंगत नहीं है वगैरह बड़ा मिस कर देते हैं, तो इसको तो थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है, क वर्ग ह तथा अ आ कंठ्य वर्ण माने गए, क्या ये बात सही है, बोला सर अकह विसर्ग कंठाराम, बिल्कुल सही है, अकह विसर्ग कंठाराम। समस्त स्वर अघोष वर्ण है, क्या होते हैं, क्या अघोष, पहले सघोष देखिए, सघोष की क्या होती है, तिचो पांत ह स्वरा सघोषा, इसका मतलब सघोष होते हैं, स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। च वर्ग को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ढ को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं, ये अघोष नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। आगे देखिए
हाँ जी, इनमें से स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। क्या ये बात सही है या नहीं है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। सवर्ण स्वर जैसे अ और आ, ये सवर्ण है। ई और ई, ये सवर्ण है। उ या उ, ये क्या है? सवर्ण है। उ उ परस्पर सवर्ण स्वर है, बिल्कुल है, मैंने बता ही दिया यहां पर। ओ भी स्वर सवर्ण स्वर है। ओ स्वर कैसे होंगे? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। बिल्कुल होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, बताओ देखें। एक होता है अनुनासिक और दूसरा होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, आप खुद है ना, ये लास्ट क्वेश्चन तक आते आते आप खुद कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे कि सर वास्तव में क्वेश्चन अच्छे थे और ये टॉपिक बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगर हम दोबारा रिवीजन करें तो आपके सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो है ये सवर्ण स्वर नहीं है, ये असवर्ण स्वर है। मतलब इन सवर्णों को सजातीय भी बोला जाता है, और जो सवर्ण नहीं होते वो अविजातीय कहलाते हैं। आगे चलिए, ये क्या हो गया? ठीक है, तो देखिए इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो हो ही गया, खैर ये तो हो गया। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य कौन से होते हैं? उपनामो ओष्ठो। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ओष्ठ्य नहीं है। तो उ उ और व और आ ओष्ठ्य नहीं है। उपनामो ओष्ठो, यानी उ उपनामो ओष्ठो, इसका मतलब उ और प वर्ग, ये क्या होते हैं? ओष्ठ्य होते हैं। यहाँ उ ओष्ठ्य है, व ओष्ठ्य नहीं होता है, और आ भी ओष्ठ्य नहीं होता है। तो इसके में इसमें दो गलत है भाई, ध्यान रखना। इसमें ये दोनों ही क्या है? गलत है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिलीट होगा, इसे आरपीएससी को डिलीट करना ही पड़ेगा, है ना। चलते हैं आगे, इसे आरपीएससी को डिलीट करना ही पड़ेगा। तालव्य व्यंजन है, तालव्य कौन कौन से हैं? बताओ देखें। ट ठ ड, ये क्या होते हैं? रे ऋटुर षाणाम मूर्धन्य। रे ऋटुर षाणाम मूर्धन्य। बी ऑप्शन। च छ छ, ये क्या होते हैं? ईचु यसानाम तालव्य। ईचु यसानाम तालव्य। तथ तदन दंते तुलसी राम दंते। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर तालव्य कौन से हैं? बी ऑप्शन जो होगा वो तालव्य हैं। आगे आप देखिए, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन तो आप सब समझते हैं कि चार होते हैं, ट त्र य और स्त्र। ये किससे बनता है? स धन र धन अ, ये क्या होता है? स्त्र। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण की अगर हम बात करें तो महाप्राण कौन से होते हैं? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बताओ देखें, जल्दी से बताओ कौन लिखेगा सबसे पहले ट्रिक, कौन लिखेगा कमेंट बॉक्स में? जल्दी लिखो, 1 सेकंड के अंदर। और ट्रिक क्या थी? द्विचय ऊष्म महाप्राण। द्विचय ऊष्म महाप्राण। ठीक है, तो यहां पे अब देख लीजिए, द्विचय ऊष्म महाप्राण है, क्या र है क्या भाई? ये कह रहा है दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन। तो सीधी सी बात है, ये तो देखो तीनों क्या है? ये अंतस्थ है, तो ये तो होंगे नहीं। ये क्या है? ऊष्म। तो राइट आंसर क्या होगा? ऊष्म। महाप्राण कौन सा है? कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना, जल्दबाजी में मत करना, याद रखना, हमेशा सरल प्रश्न गलत होता है। संवृत स्वर नहीं है। संवृत आप जानते हैं, मैंने एक सारणी बताई थी आपको। इस प्रकार, तो संवृत स्वर ये होते हैं यहाँ आने वाले। और यहाँ कौन कौन से आते हैं? जैसे अ यहाँ आता है, आ ई उ, तो ये क्या हो गए? संवृत स्वर हो गए। तो यहाँ पे संवृत स्वर नहीं है, ये तो है, ये है, ये दोनों है। संवृत स्वर कौन सा? क्यों, ये क्या होता है? ये होता है अर्ध संवृत। कौन सा होता है? अर्ध संवृत। ठीक है, आगे देखिए,
तालव्य व्यंजन है, ये तो फिर से आ गया रिपीट, ये तो आपको पता ही है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं, ये भी अभी थोड़ा डिस्कशन हो चुका था, उस ऑप्शन में आया था। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद पूछे हैं तो दो भेद होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। और दोनों की संख्या कितनी, इसकी भी 11 होती है, इसकी भी 11 होती है, क्योंकि जैसे ही आप अ आ ई सीधा लिखते हो ये निर्नुनासिक है। अगर आप इन पर क्या लगा देते हो, चंद्र बिंदु लगा देते हो, तो ये क्या हो जाते हैं, अनुनासिक हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ समझ नहीं आया, ये आना तो नहीं चाहिए था, चलो आ गया तो आ गया। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें, ये प्रश्न के कमेंट में जरूर देखूंगा। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, स्पीड से चलने दो भाई। हाँ, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। किसकी इकाई है, भाषा की। याद रखना, ध्वनि भाषा, भाई भाषा के धीरे धीरे टुकड़े करते 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 हम लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, ध्वनि पे पहुंचेंगे। उसके बाद जिन स्वरों के निर्माण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताओ देखें। ओठ गोलाकार किन पे होते हैं, उस सारणी के अकॉर्डिंग, उस सारणी के अकॉर्डिंग आपको पता है, वृत्ताकार, यानी इसको क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी। इनमें ओठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन, कंपन का मतलब क्या होता है दोस्तों, गूंज। अब बता दो, अब बता दो जल्दी से, कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं अघोष और सघोष। याद रखना, प्रश्न की लैंग्वेज को है ना थोड़ा सा ढंग से देख लिया अगर, उत्तर निकल के आएगा। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है, बाह्य प्रयत्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, बताओ देखें। अल्पप्राण, महाप्राण, लघु और दीर्घ, और पूछ रहा किसके है, व्यंजन के। घोष और अघोष, विवृत और, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, ये आपके लिए आज का एक तरह से कहते हैं ना होमवर्क, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप में से आंसर भी दे रहे होंगे, ए बी सी डी सब दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी बताओ अगर बताना चाहते हो तो, कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। और देखो, मैं ये पहले भी मैं रीड में भी ऐसे एक एक क्वेश्चन छोड़ता था, क्यों छोड़ता था, ताकि एक तो मुझे पता रहे कि वास्तव में आप पढ़ रहे हो नहीं। कमेंट बॉक्स में पता लगता है, कई नाम आते हैं ना, जाने पहचाने नाम आते हैं। तो ये बताओ, इसका आंसर बताओ, ये लैंग्वेज अगर पेपर में आए ना तो निश्चित रूप से लोग गलत करके आ जाए, क्यों, बाहरी प्रश्न का समझ ही नहीं आता, अभ्यंतर या आंतरिक और बाहरी प्रश्न के आधार पर। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए भाई, फिर ही बताऊंगा इसका उत्तर। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ये तो सिंपल है, इसका तो मैं होमवर्क भी नहीं दे सकता। र ल त ड, कौन सा, घोष यानी पिछोपांत है, स्वरा सघोषा। तो आप देखिए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ पिछोपांत, तो ये दोनों तो घोष हैं। अब बात है त और ड की, तो ट, ठ और ड, ड कौन सा है, तीसरा है, ये कौन सा है, पहला। तो राइट आंसर क्या होगा, त होगा, राइट आंसर क्या होगा, त होगा। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है, अघोष नहीं है, बताओ देखें। पिछोपांत है, स्वरा सघोषा, तो यानी अघोष पहला, दूसरा, और तीन भाई होंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये प और फ पहला दूसरा है, लेकिन ये क्या अंतस्थ है, और अंतस्थ क्या होते हैं, अंतस्थ तो होते हैं सघोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सघोष होगा। उसके बाद आप देखिए, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं ओम जो है वो ह्रस्व स्वर है क्या, प्लुत स्वर है क्या, घोष स्वर है क्या, दीर्घ स्वर है, तो आप बताएं देखें कौन सा है, जल्दी से बताओ। जिसमें 3 गुना समय लगता है, कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है वो कौन से स्वर हैं, तो आप देखिए, संवृत, विवृत, पश्च, अग्र, सबसे कम मुख किसमें खुलता है, वो जो सारणी बनाई थी आपने, उसमें जो 1 2 3 4 थे, यहाँ कौन सा आ रहा था, यहाँ आ रहा था संवृत। तो और यहाँ लास्ट में क्या आता है उस सारणी में, विवृत आता है। तो विवृत आने के कारण सबसे कम किसमें खुलता है, संवृत में खुलता है। तो इसका 28वें का राइट आंसर क्या होगा, संवृत स्वर होगा। ठीक है,
उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो फिर से तालव्य, त प ज व, कौन सा होगा? त प ज व। तो इसमें देखिए आप, साफ साफ नजर आ रहा है ज। सर आपने तालव्य के 4 क्वेश्चन पूछ लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, 2-2 पीपीटीज बनाई हुई है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन क्या है कि एक ही में वापस आ गए। तो नेक्स्ट पीपीटी जब अपन लाएंगे ना, सामूहिक पीपीटी व्याकरण की बाद में, तब ये क्वेश्चन हटा के सिर्फ 10-10 क्वेश्चन टॉपिक के लेंगे, तब थोड़े से लेवल के क्वेश्चन, अभी लेवल के हैं, अभी लेवल के क्वेश्चन आने बाकी है, अभी तो आप देखते जाओ। 30वां, स्वर होते हैं, क्या होते हैं? घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तो स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, घोष नहीं होते हैं, ठीक है ना। और अगर स्वर होते हैं, अरे हाँ, इसमें तो 2-2 आंसर निकल आएंगे। कैसे? 135 अंत्य स्वर अल्प प्राण है, तो यहाँ पे घोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। भाई स्वर घोष में भी आते हैं और अल्प प्राण में होते हैं। कैसे आते हैं? जब हम ट्रिक लिखते हैं तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तो सुघोष में स्वर आते हैं, और यहाँ 135 अंत्य स्वरा अल्प प्राण है, तो सघोष भी होते हैं। याद रखने, घोष और अल्प प्राण दोनों होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अकंठ्य ध्वनि है क्या? हाँ साहब है। स्वर अघोष ध्वनियां होती है, क्या स्वर अघोष है क्या? अभी आपने पढ़ा है, स्वर तो सघोष होते हैं। उ ओष्ठ्य है और क स्पर्श व्यंजन है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। किन ध्वनियों के अनुसार को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। देखो ये स्वरों के तो बाद लगती है और व्यंजन स्वर के बाद लगते हैं, है ना। तो ये क्या होगा इसका? क्या बताना चाह रहा था मैं? अंग और अह। देखो स्वर के बाद आने वाली ध्वनियां नासिक के ध्वनियां, क्या ये स्वर के बाद आती है क्या? क्या पूछ रहा है? अनुस्वार स्वर के बाद आती है क्या? जब आप हंस बोलते हैं, हंस और हंस, तो हंस जब बोलते हैं तो ये क्या होता है? ये इस तरह से ही तो होता है। तो स्वर के बाद आने वाले स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं, इनका स्वतंत्र होता ही नहीं है, इसीलिए अयोगवा कहते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता इनका। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, तो स्वर के साथ तो खैर आती है, स्वरों के साथ क्या, स्वरों के कारण ही है, मतलब स्वरों के बिना इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। व्यंजन के बाद आने वाली, नहीं, व्यंजन का इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो यहां राइट आंसर क्या होगा? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां। आगे देखिए, अयोगवाह कहा जाता है किसको? अयोगवाह, वही सेम क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा। अयोगवाह का मतलब होता है जिनका, अभी मैंने आपकी बात की, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो स्वतंत्र अस्तित्व किनका नहीं होता? विसर्ग यानी अंग और अह, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब देखो यहाँ पे ये स्वर के बाद आ रही है, ठीक है ना भाई, अनुस्वार और ये दोनों स्वर के बाद ही आती है, साथ में नहीं कहेंगे, इसको बाद में कहेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इनमें से स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखो आपको ये पीपीटी जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे लिंक दे रखा है HTTPS टेलीग्राम NDC क्लासेस, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पीपीटी आपको मिल जाएगी। और जितने पीपीटीज मैं यहाँ करवाऊंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं तुरंत क्लास के बाद या नेक्स्ट डे जो है आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, इनमें स्वरों से संबंधित ये तो आ गया शायद उच्चारण में लगना, हाँ ये तो आ गया। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का? ल जो है वो क्षिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षशील है, पार्श्विक है। तो जल्दी बताओ ऑप्शन में क्या होगा? ल। ल जो होता है पार्श्विक होता है, मुख का ये भाग पार्श्व होता है और पार्श्व भाग से निकलने वाली ध्वनि ल को पार्श्विक कहते हैं। ल, जब ल बोलते हैं तो बगल से हवा, पार्श्व का मतलब होता है बगल, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, य को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त स्वर अनुस्वार या व्यंजन। क्या माना? य को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है? तो साहब ग को माना जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता उसे क्या कहते हैं? वर्णों का समूह और निश्चित अर्थ दे रहा है,
तो वो वर्ण कहलाएगा, वर्ण समूह। वक्तव्य शब्द क्या कहलाएगा? तो वर्णों का समूह, और जो एक सार्थक अर्थ दे रहा है वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? क्या पूछ रहा है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो देखिए, द्वित्व दो होते हैं, एक तो होता है द्वित्व और एक होता है व्यंजन गुच्छ। गुच्छ में क्या होते हैं? दोनों अलग अलग वर्ण होते हैं, और द्वित्व में एक जैसे वर्ण, जैसे च च ये द्वित्व है, त त ये द्वित्व है, ग ग ये द्वित्व है, लेकिन अलग अलग आ गए ना, ल और ग आ गए, तो अलग अलग जब आ गया एक आधा और एक पूरा, तो ऐसी कंडीशन पे ये होता है व्यंजन गुच्छ। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? बड़ा शानदार प्रश्न है। स्पर्श संघर्षी, संघर्षी तो आपको पता है, स्पर्श संघर्षी कौन सा होगा? तो देखिए, ये है संघर्षी, और ये तो कुछ है ही नहीं। ये है च वर्ग जो होता है, वो मोस्टली स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आता है। च छ ज ज, ये स्पर्श संघर्षी कहलाता है। स्पर्श तो होते ही हैं, साथ में संघर्षी भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ये अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं प्रश्न, मैंने कहा था ना लेवल वाले। ठ सघोष है, महाप्राण है, दंत्य है। ब सघोष है, ओष्ठ है, महाप्राण है। च अघोष है, तालव्य है, अल्पप्राण है। ये एक नंबर क्वेश्चन है, ये एक नंबर क्वेश्चन है, आप मान के चलो। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? चलिए देखते हैं। ठ कंठे है, महाप्राण है क्या? द्विचय उसमें महाप्राण। अघोष है क्या? तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है, तो ये अघोष, तो ये बात तो सही है। च तो इस अघोष है, ये भी अघोष है क्योंकि ये पहला है, पहले दूसरे की सेम बातें रहती है। तालव्य बिल्कुल है। अल्प प्राण 135 संतस्वर, ये भी बात सही है। प सघोष है क्या? प फ ब, तीसरा है सघोष है। ओष्ठ है क्या? उपनामो ओष्ठो, प वर्ग का ओष्ठ भी है। महाप्राण है क्या? तो तीसरा चौथा महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा। महाप्राण दूसरा चौथा होता है। ये क्या है? प फ ब तीसरा है। इसका मतलब ये क्या है? अल्प प्राण है। ये क्या है? अल्प प्राण। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, अल्प प्राण। ठीक है। 41, इनमें से परुष व्यंजन का सही समूह है? बड़ा शानदार प्रश्न है। परुष व्यंजन, परुष व्यंजन का सही समय माना जाता है, बताइए। देखें, परुष कहते किसे हैं? मृदु व्यंजन, परुष व्यंजन किसको कहते हैं बताइए? परुष व्यंजन आप देखिए, च छ ह क न म ज ग। तो इसमें आप देखें, ये सारे प्रश्न जो टॉप 10 क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। परुष बताएं, देखिए, ह और क, मेल बैठा क्या? नहीं बैठ रहा। कठोर, पर उसका मतलब क्या होता है? कठोर। यानी आप तो अघोष बता दो मुझे। अघोष, तिचोपांत है स्वरा सघोषा, और पहला दूसरा तीन भाई होते हैं अघोष। अघोष ही क्या है? परुष। तो पहला दूसरा तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पहला तो है लेकिन यहाँ पे ह है, इसका मतलब ये रहा। ये है परुष या कठोर व्यंजन। पूछना क्या चाह रहा है? अघोष कौन से है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। आगे देखिए, निम्न में से सघोष भी है और अल्प प्राण भी है, बताओ देखें। अब तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तीसरा चौथा पांचवा। तो त थ द, ध चौथा है ये। प फ ब है, ये तो है चौथा, और ये है तीसरा। ये दूसरा है, ये पहला, ये तो होंगे नहीं। अल्प प्राण में क्या होते हैं? 135। इसमें क्या होते हैं? तीसरा चौथा पांचवा। कॉमन कौन सा है? तीसरा। तो इसका मतलब ये जो सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। आगे देखिए, निम्न में से उदासीन, उदासीन स्वर किसको कहते हैं? उदासीन अर्थात जिसको बोलने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती। उदासीन, ए अ य री। जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दोगे। मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता आपका। मैं सोच रहा हूँ आप, मैं तो अभी एक बार बीच में भी क्लास लेते समय बीच में सोच रहा था कि मैं 30 क्वेश्चन ही करवाऊं। मेरा मतलब आप जानते ही हैं कि दिग्गज से दिग्गज इंसान को भी बुखार जो होता है ना, वो तोड़ देता है। वो उसको मतलब एकदम डाउन कर देता है। उसको कुछ भी मतलब हालत ये हो जाती है कि अपन पास में पड़ी गिलास भी, ये बुखार मतलब है ना, 2-3 दिन से कंटिन्यू मलेरिया है। तो अब आप कहोगे सर आप है ना ये शो ऑफ क्यों करो? शो ऑफ कुछ नहीं है, रियल चल रही है और काम है वो करना ही पड़ेगा। इसमें इस चक्कर में मैं जो अपने टेस्ट सीरीज है उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो बर्डन भी है कि हाँ वो काम नहीं हो पा रहा। लेकिन अब मैंने एक सोच लिया है कि क्लासें मैं रेगुलर दूंगा। क्लासेस जो है
वो मैं आपको रेगुलर दूंगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे मैंने कहा ना चाहे 30 क्वेश्चन लेकर आऊं, लेकिन क्लास आपको रेगुलर 9 बजे दूंगा। तो निम्न से उदासीन स्वर, ठीक है। आगे चलिए, संवृत स्वरों की संख्या कितनी है? बड़ा अच्छा, आपको पता है संवृत स्वर वो जो सारणी है उसमें यहां वाले संवृत होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो संवृत स्वरों की संख्या अगर जाननी हो तो आप कमेंट कीजिए, तब तक मैं बताता हूं। इसमें 2 बहनें 2 भाई हैं, इसका मतलब ई, ई, उ, ये क्या है? लेकिन आप भूल गए री भी क्या है? संवृत स्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 होगा। आपने क्या दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इसका राइट आंसर 5 होगा। आगे चलिए, वर्ज्य ध्वनियों का सही क्रम, बड़ा शानदार प्रश्न है, बता दो देखें। जो बताएगा उसका सिलेक्शन भगवान करे पक्का, पक्का हो जाए उसका सिलेक्शन। बताओ, जो नहीं बताएगा भगवान उसका भी सिलेक्शन करवाए, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करो। हाँ, न सजरल, न सजलर, सरल जन, सरल जन, न ज सरल, न सजरल, बताओ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड हो गए, आपने नहीं किया। देखिए, ये तो ट्रिक है याद करने का, सरल जन, लेकिन न सजरल ये इसका सही क्रम है। न सजरल ये इसका सही क्रम माना जाता है। निम्न में से संधि स्वर कौन सा है? आ, ई, उ, ए, चारों ही दीर्घ है, तो संधि कौन सा? देखिए, ये दीर्घ है, ये भी क्या है? दीर्घ है, ये भी क्या है? दीर्घ है, लेकिन ये क्या है? ये संधि स्वर है। ये क्या है? ये संधि स्वर है। कोमल तालव्य कौन से हैं? कोमल तालव्य, आप जानते हैं तालव्य कौन से होते हैं? इचु यशानाम तालु, उससे पहले वाले कोमल तालव्य होते हैं। तो देखिए, ज झ झ, उससे पहले वाले कौन से हैं? तो उससे पहले वाले में आता है अकह विसर्ग कंठाराम, ये हैं कोमल तालव्य। कौन से हैं? कोमल तालव्य। री का उच्चारण स्थान कौन सा माना जाता है? मूर्धन्य तालव्य ओष्ठ्य कंठ है। तो देखिए, रे रिटुर शाणाम मूर्धा, रे रिटुर शाणाम मूर्धा, 48वें में क्या होगा? 48वें में होगा मूर्धन्य। अर्ध स्वर में शामिल नहीं है, अर्ध स्वर में उपयुक्त सभी शामिल नहीं है या कोई सा शामिल है? कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, अर्ध स्वर किसे बोलते हैं? अर्ध स्वर उन्हीं को बोलते हैं जो संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं, है ना, उनको ही अर्ध स्वर बोलते हैं। आप याद मान के चलें, ये दोनों अर्ध स्वर हैं, ये अर्ध स्वर नहीं है, ये लुंठित है, प्रकंपित है, कंपन जात है, लेकिन अर्ध स्वर में शामिल नहीं होता। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, संयुक्ताक्षर रहित व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? बड़ा शानदार प्रश्न है। संयुक्ताक्षर रहित व्यंजनों की कुल संख्या क्या? 44, 40, 48, 52। तो आप बताएं, संयुक्ताक्षर रहित व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? बताओ देखें। तो आपको बताए हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। संयुक्ताक्षर रहित व्यंजनों की कुल संख्या 52 है। तो 52, तो ये क्या पूछ रहा है? व्यंजनों की संख्या। 52 तो नहीं होगी, रीजन, 52 में तो स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। अब बात करते हैं 48, 40 या 44। तो हम बात कर रहे हैं इसकी टोटल कुल संख्या, संयुक्ताक्षर, इसका मतलब संयुक्ताक्षर सहित तो व्यंजनों की संख्या होती है 39। संयुक्ताक्षर सहित व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 39। अब 39 में से -4 कर दोगे तो कितने बचने चाहिए? 35, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। तो सर ये कैसे दे दिया? देखो, ये ऐसे दे दिया कि यहां पे ये वर्णों को पूछने वाला था कि संयुक्ताक्षर रहित वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो अब आइए, 52, 52 में से -4 कीजिए, पीछे कितने बचते हैं? 48। वर्णों की कुल संख्या पूछता तो रिजल्ट क्या आता? 48। तब आंसर क्या होता? थी। तो इसमें थोड़ी सी यहाँ चूक रह गई, व्यंजनों को पूछ रहा था तो यहाँ पे 35 ऑप्शन देना चाहिए था, और वर्णों का पूछता तब इसका आंसर कौन सा होता? 48 होता। ये कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, चेक करने के बाद भी 1-2 मिस्टेक रह जाती है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लाइव हूं, आप मेरे सामने हैं, तो यहीं क्लियर हो जाएगी। तो याद रखें, प्रश्न घुमा, ये एक प्रश्न ऐसा है जिसमें यूं बता रहा है कि फालतू कंफ्यूज किया गया है, फालतू कंफ्यूज किया गया और कुछ नहीं है। फिर वो सोचता है कौन से होंगे, 48 होंगे, 52 होंगे, 44 होंगे। तो आपको जो प्रश्न की लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग आप भी उत्तर की ओर चल पड़ो, अपने आप उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके
पूरे जो हैं वो 50 क्वेश्चन का मैटर था, 50 क्वेश्चन का मैटर था। और ये पीपीटी जो है वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने आपको अभी बताया है उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये वर्ण टॉपिक है, वर्ण टॉपिक में मैं अभी तक भी एक आध पीपीटी और लाऊंगा कभी बीच में, वो जिससे मान लो 3-4 टॉपिक हो जाएंगे तो एक संयुक्त बना लेंगे अपन, है ना। आपको क्या करना है, आपको रेगुलर नियमित रहने का प्रयास करना है। मैं जहां तक मैंने कहा ना, चाहे मैं अगर नहीं भी आ पाया तो अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से सूचना जरूर दूंगा, लेकिन मैं वंचित नहीं रखूंगा क्लास, ठीक है। और एक और थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हो जाए उसके बाद तो मुझे 2-2 3-3 क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि दीपावली की छुट्टियां भी हो चुकी है, उनका सदुपयोग आप लोगों के लिए ही करना है, थोड़ा समय मिलेगा। दूसरी बात, नोट्स, सर आपके नोट्स कैसे मिलेंगे, उसकी सूचना भी 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा। आप वहां से आप नोट्स जो हैं वो अवेलेबल आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास उम्मीद करता हूं अच्छी रही होगी। देखिए अब आप ये मत सोचिए कि सरल क्वेश्चन है, सरल देखो आपको आते हैं तो इसलिए सरल लग रहे हैं, बाकी कईयों को कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कईयों को कोई डाउट क्लियर हो रहे हैं, कुछ नया मिलेगा, कुछ प्रैक्टिस होगी, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।